हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एसके सर में। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। आपके सामने बोर्ड के ऊपर कुछ टॉपिक्स, कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं ना, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये आपके पास पहला कंपाउंड गिवन है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेकंड कंपाउंड गिवन है ये, और ये सारे के सारे कौन से हैं आप जानते हैं अच्छे तरीके से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसे हम उप सह संयोजक यौगिक कहा करते हैं अक्सर। ये कोबाल्ट हो गया और ये NH3 के यहाँ पे 4 लिगेंड है, और यहाँ पे Cl2 के लिगेंड हो गए, और बाहर की ओर क्या है, सल्फेट आयन है। और यहाँ पे जो लास्ट हो जाएगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है, CONH3 4, यहाँ पे Cl हो जाएगा NH3, और यहाँ पे SO4। तो 3 यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। NH3 के यहाँ पे आपने 4 लिगेंड लिए थे, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं 5, एक यहाँ पे H2 ले लेते हैं, और यहाँ पे एक Cl। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। चलो ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर आप इन कंपाउंड्स को, अगर आप इन चारों कंपाउंड्स को AgNO3 के विलयन में डालते हैं, किस में डालते हैं, AgNO3 के विलयन में। तो AgNO3 के विलयन में डालने के बाद, AgNO3 के विलयन में डालने पर कौन सा कंपाउंड या कौन सा यौगिक जो है आपका वो AgCl के 2 मोल देता है। कितने मोल, 2 मोल। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने बोर्ड पे जो लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक है। और आपसे पूछना क्या चाह रहा है कि अगर आप इनको जल में AgNO3 के सॉल्यूशन में डालोगे तो कौन सा कंपाउंड है वो AgCl के 2 मोल आपको देने वाला है। तो अब ये क्वेश्चन कराने का रीजन क्या है, तो यहाँ से आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग होने वाला है कि आपने जब इस AgNO3 के सॉल्यूशन में इसको डाला, ठीक है, तो डालने पर क्या होगा, हम जानते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सह संयोजक यौगिक हैं। और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि भैया उप सह संयोजक यौगिक अगर आप जल में डालोगे तो जल में डालने के बाद क्या होगा, ये जो डब्बा दिख रहा है ना आपको, ये जो डब्बा दिख रहा है, इस डब्बे के अंदर वाले तो अंदर ही पैक रहने वाले हैं, डब्बे के अंदर वाले अंदर ही रहने वाले हैं, और डब्बे के बाहर वाले क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला आपके सामने। तो हम क्या करेंगे कि जब इसको अपन जल में डालेंगे तो जल में डाल देंगे, अगर आप यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे जल में डाल देंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको चार्ज कर देता हूँ +2 ना, चार्ज नहीं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं Br2, ठीक है। अगर मैं इसको जल में डाल देता हूँ, ध्यान से देखना, अगर आपने इसको यहाँ पे जल में डाल दिया तो जल में डालने पर क्या होने वाला है, जल में डालने के बाद क्या होगा, ये आयनित हो जाएगा, ये वाला तो ब्लॉक रहेगा अलग, और ये वाला ब्लॉक क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो यहाँ पे Br ब्रोमाइड आयन बनने वाले हैं आपके सामने। क्या बनने वाला है, ब्रोमाइड आयन। यहाँ अगर आप इसको जल में डालोगे तो यहाँ क्या बनने वाला आपके पास, क्लोराइड आयन बनने वाला है। क्या बनने वाला है, क्लोराइड आयन। और यहाँ अगर आप इसको जल में डालोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, सल्फेट आयन बनने वाला है। अगर आप इसको जल में डालोगे तो क्या बनने वाला है, क्लोराइड आयन बनने वाला है। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, ध्यान से देखना। आपने कहाँ डाला इसको, AgNO3 का जलीय सॉल्यूशन था, तो जैसे आप इसको डालोगे तो क्या होगा, ये जो कोष्टक वाला है वो यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Br-, मतलब यहाँ पे आपके पास ब्रोमाइड आयन मिल रहा है, यहाँ से आपके पास 2 क्लोराइड आयन मिल रहा है, और यहाँ से आपके पास सल्फेट आयन मिल रहा है, और यहाँ से आपके पास क्लोराइड आयन मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को AgNO3 के सॉल्यूशन में डालने जाएंगे तो ये जो डब्बा वाला है वो डब्बे वाला डब्बा रहेगा, यहाँ भी डब्बे वाला डब्बा, यहाँ भी डब्बे वाला डब्बा रहेगा, लेकिन इसके बाहर जो है वो आयनित हो जाएगा। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमाइड आयन बन जाएंगे, यहाँ डब्बे से बाहर 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे,
डब्बे से बाहर सल्फेट है तो वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे डब्बे से बाहर एक क्लोरीन है तो वो एक क्लोराइड आयन में आयनित हो जाएगा। अब आपने डाला किस में था, AgNO3 का सॉल्यूशन था, किसका था, AgNO3 का सॉल्यूशन, और AgNO3 के सॉल्यूशन का अगर आप डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, AgCl बनने वाला है, और AgCl उसमें बनेगा जिसके पास कौन सा आयन है, Cl- आयन है। कौन सा आयन है, Cl-। तो हमें तो कितने मोल चाहिए थे AgCl के, 2 मोल रिक्वायर्ड है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 2 मोल AgCl बनना चाहिए, तो 2 मोल AgCl कब बनेगा, जब आपके पास 2 Cl- आयन हो, और 2 Cl- आयन किस कंपाउंड के आयनित होने के बाद आपको मिल रहे हैं, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 Cl- आयन मिल रहे हैं जो Ag के साथ जुड़ करके 2 AgCl का अवक्षेपण कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, केवल 1 AgCl बनेगा। बात समझ में आ रही है ना। क्या पहला जो आपका कंपाउंड है वो AgCl दे सकता है क्या, तो आपका आंसर होगा नो। क्या देगा, ये AgBr देगा, और कितने मोल दे सकता है AgBr के, 2 मोल अवक्षेपित कर सकता है। कृपया वापस एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। आपने क्या पूछा था क्वेश्चन में कि किस कंपाउंड को अगर आप AgNO3 के सॉल्यूशन में डालने जाएंगे तो कौन सा कंपाउंड AgCl के 2 मोल आपको देने वाला है। तो AgCl के 2 मोल आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके पास 2 क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हो, और 2 क्लोराइड आयन आपको कौन सा कंपाउंड दे रहा है, सेकंड वाला दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। वो क्या आता है देखना, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, आपका आंसर रख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा वापिस से लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ, ये आपके पास आंसर हो गया। इसमें क्या लिखा हमने कि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन आपके पास बन रहे हैं, और वो 2 क्लोराइड आयन आपको क्या दे रहे हैं, 2 AgCl दे रहे हैं। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल से लिखता हूँ। यहाँ पे आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड पढ़ते हैं, बार बार पढ़ोगे आप यहाँ पे इसको, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कुछ एग्जाम्पल होता है हमारे पास। इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड में क्या होता है, देखो आपने कहा अगर आप इसको जल में डालने जा रहे हैं, कहाँ डालने जा रहे हैं, जल में, तो जैसे आप इसको वाटर में डालोगे तो वाटर में डालने पर क्या होगा, सबसे पहली बात ये देखो कि ये हाँ जब डब्बा आपको दिखता है, जहाँ आपको डब्बा दिखाई दे रहा है भैया, वो डब्बा किसको दर्शाता है कि ये जो आपके पास कंपाउंड ले रखा आपने वो कौन सा कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। मतलब ये आपके पास क्या है, ये उपसह संयोजक यौगिक है। अब देखो होगा क्या, जैसे आप इसको जल में डालोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो मैंने क्या कहा कि जल में डाल दिया, तो क्या होना चाहिए, हमने जल में इसलिए डाला था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जल में डालने के बाद हमें क्या क्या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ क्या मिलने वाला है, डब्बा, तो मैंने क्या कहा, डब्बा रहेगा। क्यों रहेगा उसकी चर्चा करेंगे अपन, Fe और ये CN6। ठीक है, और इसके साथ कितने आयन थे, पोटेशियम थे कितने, 4, तो कितना हो जाएगा 4K+। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है तो क्या हो जाएगा 4K+। इसके ऊपर +4 चार्ज है टोटल, है ना, प्लस कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के क्या आई सामने कि अगर ये उपसंयोजक यौगिक अपन जल में डालते हैं तो जल में डालने के बाद वो क्या होते हैं, जल में टोटली या पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं और अपने में उपस्थित सभी आयनों का परीक्षण पहचान नहीं देते हैं। मैंने कहा कि भैया ऐसा क्या हुआ कि ये जो आपका कंपाउंड था उसमें से आयरन और साइनाइड बाहर नहीं निकले, पहचान बताने नहीं निकले। तो हम गए अंदर, हमने इसको नॉक किया दरवाजे को भी, हाँ भाई गेट नॉक किया, टिंग टोंग। तो जैसे हम अंदर जाते तो हम क्या देखते हैं कि आयरन जो था उसको साइनाइड ने घेर रखा है चारों तरीके से, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने क्या देखा, यहाँ पे आयरन को साइनाइड को चारों तरफ से घेर रखा है, आयरन को साइनाइड ने चारों तरफ से घेर रखा है, और चारों तरफ से क्या बना रखा है इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। क्या बना रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये साइन किसको दर्शाता है, उपसह संयोजक बंध को दर्शाता है। जब हम इसको अंदर से देखने चले तो हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर आयरन को क्या बना दिया, उपसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाला एक साइनाइड नहीं है, कितने लोग हैं, 6 साइनाइड हैं। तो यहाँ पे 6 उपसंयोजक बंध बन गए। मैंने क्या कहा, यहाँ पे कितने बंध बन गए,
ये कौन सा बंध है भैया, देखो ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उपसह संयोजक बंध है ये। कौन सा बंध है? उपसह संयोजक बंध। मैंने आपसे पूछा कि आपके पास आयरन ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6। किसने बना रखे हैं? वो साइनाइड ने बना रखे हैं। मैं अगला क्वेश्चन करता हूं कि साइनाइड होता कौन है बॉन्ड बनाने वाला, तो तुम लोग फटाक से क्या कह दोगे? लिगेंड होता है। क्या होता है? लिगेंड होता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो साइनाइड है वो किसको दर्शा रहा है? यहाँ पे लिगेंड को डिनोट कर रहा है। किसको? लिगेंड। और लिगेंड हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। अब इस लिगेंड के साथ कौन जुड़ा हुआ है? आयरन, जो कहाँ पे है? इस कॉम्प्लेक्स के बीच सेंटर में है। ये जो आपका संकुल बना है ना, बड़ा जटिल संरचना बनी हुई है, उसके बीच में कौन है? Fe। और Fe क्या होता है? आयरन धातु होती है, जो कहाँ पे? यहाँ पे सेंटर में है। कहाँ पे है? सेंटर में। तो यहाँ पे जो Fe है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जो आपका Fe है वो क्या है? सेंट्रल मेटल आयन या केंद्रीय धातु परमाणु हो गया आपका। केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है, या फिर ये किसी भी आयनित अवस्था के अंदर भी हो सकता है, धनायन हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया? आयरन क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो गया। ठीक है। अब ये जो साइनाइड था वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और इलेक्ट्रॉन देने वालों को हम क्या कह रहे थे? लिगेंड कह रहे थे। इसका मतलब ये जो साइनाइड है वो कौन है? यहाँ पे लिगेंड है। कौन है? लिगेंड। ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि भाई जब आप बोल रहे थे कि क्यों नहीं टूटा, क्यों आयरन ने परीक्षण नहीं दिया, क्यों साइनाइड ने परीक्षण नहीं दिया, तो वास्तविकता जब हमने जानी अंदर जाके, तो हमें क्या पता चला कि आयरन को तो चारों तरफ से साइनाइड ने घेर रखा था। और साइनाइड ने किसके द्वारा घेर रखा था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा घेर रखा था, जिसको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, और आसानी से टूटेगा नहीं। तो ये किसके अंदर रहेगा? इस डब्बे के अंदर रहने वाला है। किसके अंदर रहने वाला है? इस डब्बे के अंदर रहने वाला है। और ये कौन सा यौगिक है? संकुल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रखा है इसने। तो इसे हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, समन्वय मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर? समन्वय मंडल। किसको? ये वाला जो है ना डब्बा, इसे क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल, या फिर उपसह संयोजक मंडल भी बोल सकते हैं, या उपसह संयोजक सतह या मंडल। मतलब इसके अंदर जो रहेगा वो आयनित कभी नहीं होने वाला, बाहर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है। अब आयन में कौन बदला? तो कौन बदला? पोटेशियम बदला। कितने पोटेशियम थे? 4 थे, तो 4 K+ आपने बना दिए। इसका मतलब ये जो बाहर का है, ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला कौन सा मंडल है? आयनन मंडल है। कौन सा मंडल है? आयनन मंडल। तो ये हो गया आयनन मंडल आपका। ये हो गया आपका पास पूरा का पूरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या समन्वय मंडल। उसके अलावा यहाँ पे कौन आएगा? लिगेंड आएगा हमेशा। ये कौन होगा? केंद्रीय धातु परमाणु या कोई भी आयन हो सकता है, सेंट्रल मेटल आयन। अब बचा कौन? ये जो डिजिट हैं, ये जो डिजिट हैं वो डिजिट 6 है यहाँ पे, वो कौन है? तो मैंने कहा कि इस आयरन के साथ कितने लोगों ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो आप क्या कहोगे? कितने लोगों ने बॉन्ड बना रखे हैं? 6 पीपल्स हैं, 6 साइनाइड हैं। तो यहाँ पे 6 साइनाइड या 6 लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बनाने वाले कुल बंधों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? उपसह संयोजक संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जो आपकी डिजिट होने जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजक संख्या। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ठीक है। इस कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या का मतलब क्या होता है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिगेंड ने केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ बना रखे हैं। यहाँ पे आयरन के साथ कितने बंध बने हुए हैं? 6 बंध। कौन से बंध बनाने हैं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन, जो अंदर डब्बे के अंदर बंध है। तो यहाँ पे आयरन को कितने लोगों ने घेर रखा है? 6 लोगों ने। तो 6 लोग क्या बना रहे हैं इसके साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब यहाँ आयरन का समन्वय संख्या, अच्छा उपसह संयोजक संख्या, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? समन्वय संख्या भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी? 6 होने वाली है। बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया?
बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि आपके सामने जो लिखा हुआ है उसमें आपको साफ साफ पता लग रहा है कि कौन सा मेटल है वो किस लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है और कितने लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो ये था हमारे पास बेसिक किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। समझ में आ गया ना? तो अब हम टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी वो क्या रहेगी, सेंट्रल मेटल आयन की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सेंट्रल मेटल आयन, या फिर क्या रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। एक बार आप जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको ध्यान से देखो। ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना भाई। हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो आयरन है वो साइनाइड लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। आयरन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब सबसे पहली बात क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति होती है इसकी। कैसी प्रकृति होती है? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति। हम चर्चा कर चुके हैं, लेने की प्रकृति मतलब क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुईस अम्ल। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति दर्शाता है। और वजह क्या होती है? क्योंकि वो क्या होता है, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो कैसा हो सकता है? वो उदासीन हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, धनायन हो सकता है। क्योंकि एक बात सोचो आप, अगर यहाँ पे उदासीन हो गया तो आप ऐसे कह सकते हो क्या कि उदासीन है सिर्फ, फिर इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? भैया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होना ज़रूरी है? खाली कक्षक होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है, आप किसी मंदिर में गए, दोनों हाथों में लड्डू है और कोई प्रसाद वितरण कर रहा था कोई, तो कोई भगत जब प्रसाद वितरण कर रहा था वो आपको लड्डू देगा, तो जब तक आप एक हाथ का लड्डू खा नहीं लेंगे तब तक आपके हाथ खाली है क्या? नहीं है। मतलब जब आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं तो आप लड्डू ले सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है ना? तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे अब जब आपके दोनों हाथ खाली हैं तो आप आसानी से प्रसाद ले सकते हैं, और अगर आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं तो आप प्रसाद नहीं ले सकते। मतलब सीधी सी बात क्या है कि जब आपके पास खाली कक्षक रहेंगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, आपके पास आएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति के साथ साथ क्या करता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, अपने पास क्या रखता है, रिक्त डी कक्षक रखता है। क्या रखता है? रिक्त डी कक्षक। तो हम क्या कहेंगे, हो कैसा सकता है प्रकृति के अंदर, उदासीन हो सकता है, या फिर कैसा सकता है, धनायन हो सकता है। तो उदासीन या धनायन परमाणु, इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होता है, उदासीन या धनायन परमाणु, जिससे क्या होगा, दो या दो से अधिक लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाता है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। एक बार वापस से रिपीट करते हैं, क्या कहेंगे अपन कि उदासीन या धनायन परमाणु, उदासीन या धनायन उदासीन या धनायन धातु परमाणु जिसके साथ दो या दो से अधिक लिगेंड उपसहसंयोजक बंध द्वारा किसके अंदर जुड़े होते हैं, किसमें होते हैं ये उपसहसंयोजक, कौन सा, उपसहसंयोजक मंडल या समन्वय मंडल में व्यवस्थित होते हैं। क्या कहलाता है? आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लेगा? देखो हम चर्चा कर चुके हैं कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वही क्या करते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं वही क्या करती हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करती है। तो यहाँ तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ग्रहण करते हैं, डी कक्षकों में ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात होगी सेंट्रल मेटल आयन की। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, लिगेंड आ गया। कौन आ गया? लिगेंड। तो लिगेंड को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। व्हाट इज़ द लिगेंड? लिगेंड क्या होता है? हमने क्या कहा कि लिगेंड वो होता है भैया जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है। नेचर कैसी होती है,
इलेक्ट्रॉन देने की, और जो इलेक्ट्रॉन देता है हम उसका नामकरण क्या कर देते हैं, Lb कर देते हैं। Lb बोले तो क्या कहेंगे अपन, लुईस बेस या लुईस क्षार। मतलब लिगेंड जो होते हैं वो लुईस क्षार प्रकृति के होते हैं। लिगेंड कहलाने का अधिकार किसको है? मैंने आयरन को लिगेंड नहीं कहा, मैंने कहा कि आयरन तो क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है या मेटल है, लेकिन मैंने उसको ये नहीं कहा कि ये लिगेंड है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि लिगेंड वही हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास भैया इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जिसके पास क्या हो, कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो, जिसके पास कम से कम क्या हो, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, जिसके पास कम से कम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, उपस्थित हो, और वो उसको डोनेट भी कर सकता हो। तो लिगेंड कैसा हो गया? जिसके पास क्या होना जरूरी है, कोई भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना जरूरी है, जिसे वो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सके। अब आप पूछोगे कि लिगेंड क्या धनात्मक हो सकता है, क्या ऋणात्मक हो सकता है, क्या उदासीन हो सकता है? ठीक है, तो लिगेंड देखो, लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है, लिगेंड ऋणात्मक भी हो सकता है, और लिगेंड हमारा उदासीन भी हो सकता है। कैसे? मैंने कहा देखो आपके पास उदासीन लिगेंड कौन सा होता है? जैसे मैंने, आप पानी पीते हैं ना, पानी क्या पीते हैं, पानी का क्या होता है फॉर्मूला, H2 होता है, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको पता है 2 लोंग पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। कितने लोंग पेयर होते हैं? 2, सभी जानते हैं अच्छे से। अमोनिया गैस होती है NH3, इसके पास कितना लोंग पेयर होता है? 1 लोंग पेयर होता है। तो ये दोनों क्या हैं? लिगेंड है। क्या है? अरे लिगेंड है। लेकिन एक बात बताओ मुझे कि आपने कहा कि कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, इसके पास है तो ये भी लिगेंड है, इसके पास तो एक से ज़्यादा है तो ये वैसे भी लिगेंड है। अब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति तो सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे लुईस बेस होते हैं। कौन? लिगेंड होते हैं। तो ये लिगेंड कैसा हो सकता है? उदासीन हो सकता है। ये आपके सामने उदासीन है, उदासीन हो सकता है, या ऋणावेशित हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, कुछ लिगेंड होते हैं जो कैसे होते हैं, धनावेशित प्रकृति के भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या देने वाले हैं, क्या देने वाले हैं कि वे उदासीन, धनायन या ऋणायन परमाणु, वे उदासीन, धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु जो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसंयोजक बंध निर्माण द्वारा संकुल यौगिक बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे कि ये वे उदासीन या धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। बात पल्ले पड़ गई ना। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब आपने कहा कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कहा मैंने यहाँ पे, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के आधार पर लिगेंड कई प्रकार के होते हैं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर होती है उसके बेस पे लिगेंड कई टाइप्स के होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था आपके सामने, वाटर H2 लिखा था ना, और यहाँ पे लिखा था मैंने अमोनिया। यहाँ अगर मैं पूछूं कि अमोनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा भैया, इस वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो डोनेट तो वही करेगा जिसके पास लॉन्ग पेयर है। इस अमोनिया में लॉन्ग पेयर किसके पास है? नाइट्रोजन के पास। तो लॉन्ग पेयर कौन देगा? नाइट्रोजन देगा। यहाँ कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। भाई मैं वाटर मॉलिक्यूल के पास गया, भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन आपको इलेक्ट्रॉन देगा या ऑक्सीजन देगा? ऑक्सीजन। तो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि लिगेंड क्या होते हैं? डोनर होते हैं, देने वाले होते हैं। तो यहाँ दाता परमाणु कौन है आपका? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन। और यहाँ दाता परमाणु कौन है आपका? नाइट्रोजन है। बात पल्ले पड़ी क्या? वहाँ H2O के अंदर आपका दाता परमाणु जो है, डोनर एटम है, वो कौन है? कौन है?
ऑक्सीजन, और यहाँ पे अमोनिया में डोनर एटम कौन हमारे पास है, नाइट्रोजन है। तो यहाँ कुछ आपको बात समझ में आई होगी क्या, कि आपके पास अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं, अलग अलग जो लिगेंड होते हैं, उन लिगेंड में डोनर एटम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति के आधार पर, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। भाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा, दाता परमाणु देगा। कौन देगा, दाता परमाणु, देने वाला डोनर एटम जिसे हम कहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे कि डोनर एटम की संख्या के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप सुनना, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ वहीं फिर से घूम फिर के हम वहीं उसी पानी पे आ जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं। इधर मैंने लिख दिया यहाँ पे वाटर, और यहाँ लिखा मैंने वही एग्जाम्पल, कौन सा, NH3। इस NH3 को अगर मैं पूछूंगा, इस NH3 को अगर मैं पूछूंगा कि तुम क्या कर सकते हो, तो ये यही बोलेगा कि मैं तो भैया इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, और तो क्या करने को मेरे पास, मैं तो क्या कर सकता हूँ भैया, इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ। और भैया जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो आप बाकी का क्लासिफिकेशन खुद से ही कर लो। इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मतलब मैं लुईस चार हूँ, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मतलब मैं दाता परमाणु हूँ। मेरा नाम अगर जानना चाहो कि मेरे में से कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, तो दाता परमाणु भी कौन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इतनी सब बातें हमें पता लग गई। अब मैंने पूछा कि तुम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब आपके पास दाता परमाणु कितने हैं, डोनर एटम कितने हैं, तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी भैया आपके पास, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, 1 है। और वो डोनर एटम कौन हमारे पास यहाँ पे, नाइट्रोजन है। कौन है, नाइट्रोजन। बात समझना ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अमोनिया जो है उसके पास एक लॉन्ग पेयर है। कितना लॉन्ग पेयर है, एक लॉन्ग पेयर है, और यहाँ पे एक लॉन्ग पेयर ही ये डोनेट करेगा, और डोनेट करने वाला डोनर एटम होता है। डोनर एटम कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन है। तो मैंने लिखा दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। एक ही देने वाला है और एक ही लॉन्ग पेयर देने वाला है, और किसको देगा, ये किसको देगा, तो हम क्या करेंगे, ये किसी भी मेटल को देगा। M4 मेटल, धातु या केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, कुछ भी बोलो, लेकिन है मेटल ये। तो मैंने क्या कहा कि इसने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पर पे, यहाँ कितने बॉन्ड बनाए, तो एक बनाया, और एक कौन सा बॉन्ड बनाया यहाँ पे, उपसह संयोजक बंध बनाया। बड़े ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। मैं क्या बता रहा हूँ कि अमोनिया के पास जब मैं जाता हूँ कि भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन तो एक ही दूंगा, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म दूंगा, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब पेयर हो गया जोड़ा। और वो जब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो वो किसके द्वारा देगा, उपसहसंयोजक बंध बनाकर देगा, और किसको देगा, मेटल को। तो इस अमोनिया ने इस मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उपसहसंयोजक बंध बनाए, वो कितने हैं यहाँ पे, 1 बनाया है। कितना बनाया है, 1। मतलब मैं ये कह दूं कि इस M ने, इस धातु ने इस अमोनिया से कितने बंध द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आप कहोगे 1 बंध द्वारा लिए हैं। और यहाँ पे डोनर एटम कौन आपके पास, नाइट्रोजन है, तो डोनर एटम भी कितना है, 1 है। इस प्रकार के यौगिकों को हम कहते हैं मोनोडेंटेट कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो मोनो और डेंटेट। यहाँ पे एक लैंग्वेज आने वाली, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप तो कंटिन्यू चलते रहो साथ साथ। मोनो का मतलब क्या हो गया, एकल, और डेंटेट का मतलब क्या है, दंतुक। मतलब इस प्रकार के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, एकल दंतुक लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे दंतुक का मतलब दांत नहीं होता, तुम सोचो कि एक दांत वाले लिगेंड। यहाँ पे क्या है, एक डोनर एटम है, देने वाला इलेक्ट्रॉन युग्म कौन है, एक दाता परमाणु, वो कौन है, नाइट्रोजन। और वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, मेटल के साथ, तो वो क्या है, होगा एकल दंतुक लिगेंड। आप 12वीं पास कर लो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर लो, ये अगर आपका इधर भेजे में आ गया ना, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है वो अगर आपको समझ में आ गया हो, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ जो दाता परमाणु है, डोनर एटम है, वो नाइट्रोजन है। इस वाटर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर में तो ऑक्सीजन के पास 2 लॉन्ग पेयर होते हैं। कितने लॉन्ग पेयर होते हैं, 2 लॉन्ग पेयर होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं अगर ये पूछूं कि दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, दाता परमाणुओं की
संख्या कितनी है और दाता परमाणु कौन सा है। यहाँ पे लॉन्ग पेयर कितने हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 हैं। आप लॉजिक समझो, कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी आपको, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल के में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन्ग पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 2 लॉन्ग पेयर। तो डोनर एटम कितने हैं यहाँ पे और डोनर एटम कौन सा है, और ये एकल दंतुक होगा या फिर और कोई होगा। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो एकल दंतुक है, और अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करके तो वो द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेट। अगर 3 कोऑर्डिनेट बना रहा है तो वो ट्राइडेंटेट है, 4 है तो वो टेट्राडेंटेट, 5 है तो पेंटाडेंटेट, 6 है तो हेक्साडेंटेट, और बहुत सारे हैं तो पॉलीडेंटेट होने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मोनोडेंटेट होगा या बाइडेंटेट। हिंदी में बात करें तो एकल दंतुक होगा या द्विदंतुक होगा। दिमाग लगाओ जल्दी से, भेजा फ्राई हो गया ना तुम्हारा। हाँ भाई चलो बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके पास लॉन्ग पेयर तो कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला ये कि दाता परमाणु कितने हैं, तो दाता परमाणु कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन है। कितना है? 1 है। और वो कौन है यहाँ पे? ऑक्सीजन। देने वाला कौन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? ऑक्सीजन है। और दाता परमाणु कितने हैं यहाँ पे? 1 है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग पेयर 2 हो गए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर लॉन्ग पेयर 2 हैं तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक तो भैया ये बना लिया, किसके साथ बनाएगा? मेटल के साथ बनाएगा, और एक ये बना लिया। पॉसिबल है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो हमें जमेले में नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात ये है कि हमने क्या कहा कि वो जो वाटर होता है वो वाटर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है। किसके साथ? मेटल के साथ। इसका मतलब आपका वाटर जो भी है वो क्या है? एकल दंतुक है। क्या होने वाला है? मोनोडेंटेट या एकल दंतुक। तो एकल दंतुक यौगिक क्या होते हैं? एकल दंतुक लिगेंड क्या होते हैं? ये जो दंतुक जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है? तो हमारे पास यहाँ से एक जो पॉइंट निकल के आया वो आ गया डेंटिसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डेंटिसी, या हिंदी में कहते हैं दंतुकता। अब ये दंतुकता क्या होती है? तो कोई भी लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। हिंदी में बात करें तो कोई भी लिगेंड होता है वो किसी धातु परमाणु के साथ कितने उपसहसंयोजक बंध बनाता है, वही क्या होती है? हमारी डेंटिसी या दंतुकता। तो क्या हो जाएगा? उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। सिंपल समझने के लिए, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले अपन। उपसहसंयोजक बंधों की संख्या किसके साथ बनाएगा? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। तो यहाँ देखो वाटर है वो क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो धनावेश हो जाएगा, और धनावेश का मतलब इलेक्ट्रॉनों की खुद के पास कमी हो जाएगी, तो वो डोनेट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास H2 जो है वो मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, मतलब क्या होगा? वो एकल दंतुक लिगेंड। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गई। वो क्या कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास एकल दंतुक लिगेंड होता है। कौन सा होता है? एकल दंतुक लिगेंड, या जिसे बोलते हैं मोनोडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। एकल दंतुक लिगेंड में क्या होता है? दाता परमाणु कितने होते हैं? सबसे पहली बात वही आ गई। कितना होता है? 1 होता है। और ये कितने बॉन्ड बनाएगा? सेंट्रल मेटल आयन के साथ 1 बनाएगा। तो क्या कहेंगे अपन? यहाँ लिगेंड, ये लिगेंड जो होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब आती है बात किसकी? एग्जाम्पल की, कि कौन कौन से जो लिगेंड हैं वो मोनोडेंटेट होने वाले हैं। तो फटाक से हम एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हमारे पास मोनोडेंटेट होने वाले हैं। तो आपको इतना पता लग गया कि मोनोडेंटेट होते हैं वो क्या करते हैं? एक समय एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं। तो कौन से लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड कौन कौन से होने वाले हैं आपको याद करने हैं, है ना। ये जैसे मैंने कहा सबसे पहला एग्जाम्पल आपका एमोनिया था, उसके बाद कौन था? वाटर मॉलिक्यूल जिसे हमने H2 कहा।
तीसरी अगर अपन बात करें तो देखो ये CO3 2-, ये कार्बोनेटो आयन होता है। क्या होता है? कार्बोनेटो आयन। लेकिन दिखने में चार्ज कितना है? 2 है माइनस का। लेकिन भैया ये कैसा है? मोनोडेंटेट लिगेंड अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। SO4 2- भी कैसा है? मोनोडेंटेट है। CH3 COO- एसीटेट आयन भी कैसा है हमारे पास? मोनोडेंटेट है। यहाँ NH3 हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें फोस्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, ये नाइट्राइड आयन, और हमारे पास बात की जाए सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, फोस्फेट PO4 3-, नाइट्रेट NO2-, ये सारे के सारे कैसे हमारे पास है? एकल दंतुक लिगेंड। देखो इसको क्या बोलते हैं अपन? एमीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? एक्वा बोलते हैं। ये आगे पढ़ेंगे अपन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। इसको क्या बोलते हैं अपन? सल्फेटो बोलते हैं। यहाँ इसको एसीटेटो बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं। यहाँ फोस्फाइड हो जाएगा, है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अपन वैसे जानते हैं। H2- को अपन क्या बोलते हैं? सल्फाइडो बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे अपन? नाइट्राइडो बोल देंगे। और यहाँ अपन क्या बोल देंगे? नाइट्राइटो। और नाइट्राइटो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोनर एटम अगर नाइट्रोजन है, देखना वापस से, NO2- का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको मैं लिख देता हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ना, NO2-, इस NO2- को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? नाइट्राइटो N। अगर यहाँ पे डोनर एटम नाइट्रोजन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो N हो जाएगा। और अगर इसको हम क्या लिख देते हैं कुछ इस तरीके से ONO-, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? नाइट्राइटो O बोल देंगे। ये नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O वाला कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो यहाँ पे डोनर एटम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ डोनर एटम अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइटो N बोल रहे हैं अपन। और अगर यहाँ पे डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन है, तो हम क्या बोल रहे हैं? नाइट्राइटो O बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नाइट्राइटो O। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर अपन और एग्जांपल्स की बात करें तो ये जो होता है PH3 फोस्फिन, वो भी कैसा होता है हमारे पास? मोनोडेंटेट होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ट्राईफेनिल फोस्फिन, क्या बोलते हैं इसको? ट्राईफेनिल। देखो ये 3 फेनिल समूह जुड़े हुए हैं ना, और ये कौन है? फोस्फिन। तो क्या हो जाएगा? ट्राईफेनिल फोस्फिन। ये भी कैसा होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। CO को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। ये भी कैसा होता है? मोनोडेंटेट होता है। उसके अलावा NO को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल बोलते हैं। ये भी कैसा होता है? मोनोडेंटेट। NO+ को क्या बोलते हैं अपन? नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। तो ये भी हमारे पास क्या होता है? मोनोडेंटेट लिगेंड या एकल दंतुक लिगेंड होता है। अपन लगभग सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी हमारे पास यहाँ पे काम में आते हैं। उसके अलावा अगर अपन हेलोजन्स की बात करें तो हेलोजन में अपन यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना, हेलोजन्स जो होता है सभी लोग जानते हैं हेलोजन्स के अंदर X-, तो X- के लिए अपन क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं या हेलिडो बोलते हैं। दोनों अपन इसमें यूज लेते हैं, हेलो या फिर हेलिडो। अब देखो हेलोजन सभी लोग जानते हैं Cl-, Br- और I-। Cl- को क्या बोलते हैं? क्लोरो या क्लोरिडो, ब्रोमो या ब्रोमिडो। I को क्या बोलेंगे? I- को आयोडो, आयोडाइडो ना, आयोडाइडो। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? मोनोडेंटेट। मतलब क्या हुआ मोनोडेंटेट का? बोर्ड पे जितने भी आपके पास लिगेंड लिखे हुए हैं वो सारे के सारे लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ जुड़ेंगे तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कितना बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास साइनाइडो होता है, उसके हमारे पास एजिडो होता है, हमारे पास नाइट्राइटो होता है, हमारे पास थायोसाइनेटो होता है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जो किसके अंदर आते हैं? हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर आते हैं।
एक दो एग्जाम्पल और होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट। एक होता है CN-, इसको बोलते हैं साइनो या फिर साइनिडो, है ना। और एक होता है SCN-, ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, ना, थायोसाइनेटो। तो ये सब कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास, मोनोडेंटेड या एकल तंतुक लिगेंड के। मतलब ये सारे के सारे अगर मेटल से मिलने जाएंगे तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कर आएंगे। यहाँ देखो एक छोटी सी बात और सुनना ध्यान से, यहाँ देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन है अमीन के अंदर। एक्वा में, जल में कौन है, ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे कौन होता है, ऑक्सीजन। सल्फेटों में ऑक्सीजन, एसीटेट में ऑक्सीजन, फोस्फाइड में फोस्फोरस खुद होता है, सल्फाइडों में सल्फर खुद होता है, नाइट्राइडों में नाइट्रोजन खुद डोनर एटम होता है। नाइट्राइटो एन में डोनर एटम कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। और यहाँ पे ओ में ऑक्सीजन, यहाँ पे फोस्फोरस होता है, यहाँ भी फोस्फोरस होता है। यहाँ कार्बोनिल में कौन होता है, ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे भी नाइट्रोजन डोनर एटम होने वाले हैं। अब ये पता ही है आपको, देखो इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, उदासीन। ये वाला भी उदासीन है, जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, आवेशित परमाणु हो जाएंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे आपके पास, मोनोडेंटेड के। मतलब मैं आपको लास्ट फिर बता देता हूँ कि इनमें से अगर कोई भी मेटल के साथ हाई हेलो करेगा तो केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर करेगा। मतलब ये सारे के सारे एक उपसह संयोजक यौगिक का निर्माण करने वाले हैं, सॉरी एक उपसह संयोजक बंध का निर्माण करने वाले हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे दाता परमाणु कितना था, एक था। अगर किसी के पास दाता परमाणु, डोनर एटम कितने हों, दो हो, तो डोनर एटम दो हो जाएंगे। इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड। और ये जो द्विदंतुक लिगेंड होता है इसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं अपन, बाइडेंटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। डोनर एटम दो होते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले अपन करते हैं तो सबसे पहले एक लिखा होता है EN, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EN, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एथाइलिन डाईएमीन होती है। क्या होती है, एथाइलिन डाईएमीन या डाईएमाइन बोलते हैं। क्या लिखेंगे इसको, एथाइलिन डाईएमाइन या डाईएमीन। अब देखो यहाँ पे एथाइलिन क्या होता है, CH2 और CH2। डाईएमीन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो NH2 ग्रुप हो गए, एक इधर हो गया और एक यहाँ पे हो गया। अब इस एथाइलिन डाईएमीन के अंदर नाइट्रोजन के पास देखो कितने लॉन्ग पेयर हैं, यहाँ पे इसके पास एक लॉन्ग पेयर है और इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके पास एक लॉन्ग पेयर और इसके पास भी एक लॉन्ग पेयर होने वाला है। अब अगर मैं किसी को जानकारी करवाता हूँ उसकी किसी मेटल के साथ, भैया ये आपको मेटल मिला, अब मेटल के साथ ही कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, अगर एक बनाएंगे तो क्या होगा, मोनोडेंटेट, और अगर ये दो बनाएंगे तो क्या होगा, बाइडेंटेट। तो मैं क्या देखता हूं कि ये नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और इधर ये भी क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो ये यहाँ पे कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा है, द्विदंतुक लिगेंड है। कौन सा है, द्विदंतुक लिगेंड। तो हम क्या कह देंगे, द्विदंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और इसमें एक लिगेंड क्या करता है, देखो ये एक ही लिगेंड है, ये एथाइलिन डाईएमीन एक ही तो लिगेंड है ना। और एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ दो उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, द्विदंतुक लिगेंड। बड़ा इजी है, बड़ा ही इजी है, अरे कुछ समझना ही नहीं है। मैंने कहा एथाइलिन डाईएमीन में क्या होगा कि एक ही लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु या किसी धातु परमाणु के साथ दो उपसह संयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है, क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है। क्या एक ही एग्जाम्पल होता है ये सब, नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बाइडेंटेट की तरह कार्य करते हैं। उसके अलावा एग्जाम्पल सेकंड लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। ग्लाइसिन सबसे सरलतम अमीनो एसिड होता है, सुना नाम सभी ने, ग्लाइसिन क्या होता है, सबसे सरलतम अमीनो एसिड। यहाँ पे लिखते हैं अपन ग्लाइसिनेटो, क्या लिखा मैंने, ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो क्या होता है, देखो ये NH2 समूह इधर लगा गया और यहाँ हमने लिख दिया CO और O- और ये हो गया हमारे पास CH2। इसके पास नाइट्रोजन के पास कितने लॉन्ग पेयर होंगे, सभी लोग जानते हैं भैया, एक लॉन्ग पेयर होगा और यहाँ पे एक माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं। अगर मैं इसकी यारी दोस्ती करवाता हूँ मेटल के साथ, पहचान कराने के भैया मेटल है मिल लो, तो करता क्या है, ये वाला इसके साथ कोऑर्डिनेट बना लेगा और ये वाला इसके साथ कोऑर्डिनेट बना लेगा,
हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि ग्लाइसिनेटो क्या होगा, तो आपका एग्जाम आंसर क्या होगा कि सर ग्लाइसिनेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड है। मैंने पूछा आप कैसे बता सकते हो, कहोगे कि सर इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर एटम है यहाँ पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुल दो उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड होने वाला है। तीसरा एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो ऑक्जीलेटो, OX जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इसको बोलते हैं अपन ऑक्जीलेटो, है ना। अब ये जो ऑक्जीलेटो हमारे पास होगा क्या होता है, वो C2O4 2-, ये ऑक्जीलेटो आयन होता है। अब इस ऑक्जीलेटो आयन में देखो कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, ये इस तरीके से 2 कार्बन हो गए। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ये हमने 4 ऑक्सीजन कर दिए। ठीक है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, नेगेटिव में 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 चार्ज दिखा दिए। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी है। अब अगर इसको मैं देखने जाऊँगा तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मैं जैसे ही इसको मेटल के साथ हाई हेलो करवाने जाऊँगा तो ये मेटल को क्या कहेंगे अपन, यदि एक ही लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कुल 2 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है या इलेक्ट्रॉन 2 उपसहसंयोजक बंधों द्वारा देकर यौगिक का निर्माण करता है, वो क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। दैट मीन्स ऑक्जीलेट आयन आल्सो एज ए द्विदंतुक लिगेंड हो गया। तो ऑक्जीलेटो क्या हो गया हमारे पास, द्विदंतुक लिगेंड हो गया। तो हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, एथिलीन डाइमीन, ऑक्जीलेटो पढ़ लिया, ग्लाइसिनेटो पढ़ लिया। एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। एक तो देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड के ना, तो एक एग्जाम्पल हम आगे पढ़ने वाले हैं, उससे अच्छा यही पढ़ लेते हैं, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। एक एग्जाम्पल कौन सा होता है हमारे पास, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, DMG से हम बोलते हैं। निकल आयन का जो टेस्ट होता है उसमें अपन काम में लेते हैं ना। तो अगला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास DMG, क्या होता है इसको, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। हिंदी लिखेंगे क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। क्या होता है देखो, तो ग्लाइऑक्सीम क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड N और यहाँ OH हो गया, C डबल बॉन्ड N और यहाँ OH हो गया। ठीक है, डाई मेथाइल लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास डाई मेथाइल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डाई मेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। तो हमारे पास पूरा का पूरा कंपाउंड बन गया, यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे 2 और 3 4 हो गया। ये होता है 2 और 3, हाँ ये होता है हमारे पास डाइऑक्सिल ग्लाइऑक्सीमेटो। अगर आयन की बात करेंगे तो यहाँ से अपन H को हटा के नेगेटिव शो कर देते हैं। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डेंटेसी कितनी होती है, इसकी दंतुकता कितनी होती है, कितने डोनर एटम होते हैं या कितने लॉन्ग पेयर यहाँ पे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है और एक यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे किसी भी मेटल के साथ कुल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। अगर कोई कितने बनाए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, अगर किसी के पास दाता परमाणु कितने हो, 3 हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, त्रिदंतुक हो जाएगा। कौन सा लिगेंड हो जाएगा, त्रिदंतुक लिगेंड। एग्जाम्पल की बात करें तो त्रिदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल होता है डाईइन। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डाई एथाइलिन और ट्राईएमीन। डाई एथाइलिन देखो ये हो गया आपके पास एक एथाइलिन और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे दूसरा एथाइलिन। और एमीन कितनी है, 3 है भैया, तो एक एमीन मैंने यहाँ लगा दी, एक एमीन मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ जो बीच का पोर्शन बचा वहाँ पे मैंने एक एमीन लगा दी। तो ये हो गया डाई एथाइलिन ट्राईएमीन। लेकिन मज़े की बात क्या है यहाँ पे कि जब मैं इसके साथ किसको मिलाऊंगा, मेटल को मिलाऊंगा, तो जब मैं मेटल को मिलाऊंगा तो मैं देखता हूँ कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी बनाएगा और ये वाला भी बनाएगा। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 3 बन रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा, ये कौन सा हो गया, त्रिदंतुक लिगेंड। तो हम क्या कह सकते हैं सीधी भाषा में कि अगर कोई लिगेंड
यदि एक ही लिगेंड 3 दाता परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान करके तीन उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता हो तो वो कौन सा लिगेंड कहलाता है? त्रिदंतुक लिगेंड हमारे पास कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? चतुर्दंतुक लिगेंड होता है, पंचदंतुक होता है और षटदंतुक होता है। तो एक और पढ़ लेते हैं अपन। त्रिदंतुक के बाद कौन सा आता है? चतुर्दंतुक लिगेंड आता है। अगर दाता परमाणु कितने हमारे पास? 4 हों। कितने हों? 4। तो वो कौन सा हो जाएगा? चतुर्दंतुक लिगेंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चतुर्दंतुक लिगेंड। मतलब वहाँ पे दाता परमाणु या लिगेंड में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं वो कितने हैं? 4 हैं। कौन है? 4। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? ट्राईन होता है। कौन सा होता है? ट्राईन। फुल फॉर्म क्या होती है? T4 ट्राई एथिलीन या एथाइलिन। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? डाई एमीन। सॉरी, क्या लिखा हमने यहाँ पे? ट्राईन, TRIEN। ट्राईन का मतलब क्या होता है? ट्राई एथाइलिन। और कितना हो जाएगा यहाँ पे? ट्राई एमीन होगा। कितना होगा? ट्राई एमीन। तो ट्राई एथाइलिन क्या हो जाएगा हमारे पास? CH2 ये एक एथाइलिन हो गया, ये दूसरा एथाइलिन हो गया और ये तीसरा एथाइलिन हो गया। ठीक है। और एमीन अपन यहाँ पे कितना करें? एक NH2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास और एक NH2 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्राई नहीं क्या होगा? टेट्रा एमीन होगा। तो 1 2 और ये 3 और ये 4। हाँ सही। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है कि TRIEN ट्राई एथाइलिन टेट्रा एमीन। तो यहाँ देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहली बात यही है कि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो आप क्या कहोगे जब इसको हम किसके साथ मिलाते हैं? मेटल के साथ मिलाते हैं। तो एक ये लॉन्ग पेयर है, एक यहाँ इसके पास, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 लॉन्ग पेयर। तो यहाँ मेटल हो गया, इसके साथ ये सारे के सारे क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बन गए? 4। तो एक ही लिगेंड अगर 4 दाता परमाणुओं द्वारा 4 उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करता है, किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, तो क्या कहलाता है? टेट्राडेंटेट या चतुर्दंतुक लिगेंड कहलाता है। एक एग्जाम्पल इसका और पढ़ लेते हैं अपन। वो होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। देखो ट्राई एसीटेटो क्या होता है? CH3COO माइनस, यहाँ पे हो जाएगा CHCOO माइनस, CHCO और O माइनस। इसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। देखना, देखिए वैलेंसी पूरी है 4 2। तो ये कौन होता है? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो होता है। कौन होता है? नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। अगर मैं इसको किसी मेटल के साथ मिलाता हूँ, क्या क्या मैंने इसको किसी मेटल के साथ मिलाया, तो जब इसको किसी मेटल के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन भी, ये वाला ऑक्सीजन भी, ये वाला ऑक्सीजन भी और ये जो नाइट्रोजन है वो भी क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास सारे के सारे टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा? हमारे पास चतुर्दंतुक लिगेंड होने वाला है। तो यहाँ पे अपन चर्चा जो कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? लिगेंड्स की कर रहे हैं कि दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर कुल कितने लिगेंड्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर दाता परमाणु कितने हमारे पास? 5 हो तो वो कौन सा हो जाएगा? पंचदंतुक लिगेंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंचदंतुक। जैसे कि अपन बात करें तो पंचदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल होता है हमारे पास EDTA3-। ई का मतलब क्या होता है? एथाइलिन या एथिलीन डाई एमीन। और टी का मतलब यहाँ होता है ट्राई एसीटेट आयन या ट्राई एसीटेटो आयन। एथाइलिन डाईएमीन। तो देखो क्या हो जाएगा? एथाइलिन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डाईएमीन का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे NH और ये डाईएमीन हो जाएगा। और कितने एसीटेट आयन है यहाँ पे? ट्राई एसीटेट आयन है। कितने हैं? 3 एसीटेट आयन है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे इसको हटा करके 2 एसीटेट जोड़ दो, CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और CH2COO माइनस। ये कौन है? EDTA3 माइनस। 3 नेगेटिव चार्ज ना टोटल। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ये वाला, एक 3 टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया। और ये हमारे पास क्या था? EDTA3 माइनस एथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। यहाँ जब मैं इसको मेटल के साथ रखने वाला हूँ, तो हम क्या देखने वाले हैं? देखो अगर मैं इसको मेटल के साथ रखूँगा तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे डोनर एटम की तरह बिहेव कौन कर सकता है?
तो वही बात है कुल मिला के कि अगर मैं यहाँ पे इसको मेटल के साथ रखूँगा तो ये ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये वाला भी डोनर एटम है, ये वाला भी डोनर एटम है, यहाँ नाइट्रोजन के पास लॉन्ग पेयर है वो भी डोनेट कर सकता है और ये वाला भी डोनेट कर सकता है। तो टोटल कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो कौन सा लिगेंड हो गया? पंचतंतु के लिगेंड। तो हम क्या कह देंगे कि दाता परमाणु जो है यहाँ पे वो अगर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर सेंट्रल मेटल आयन के साथ बना रहा है तो वो कौन सा होगा? पंचतंतुक लिगेंड होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं कि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लिगेंड कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कितने बॉन्ड बनाता है, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या रखनी है डेंटिसी के आधार पे कि कुल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल के साथ, दैट मीन्स डेंटिसी या दंतुकता होती है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि अगर ये ADTA 3- है वो कौन है? लिगेंड है। अगर एक ही लिगेंड किसी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 5 उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर संकुल का निर्माण करता है तो वो कौन सा लिगेंड होता है? पंचतंतुक लिगेंड हमारे पास होता है। ठीक है, इससे आगे की जो चर्चाएं हैं, षटदंतुक लिगेंड क्या होता है, किलेट लिगेंड कौन सा होता है, समन्वय बहुल, सब चर्चाएं हम आगे वाले लेक्चर में करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर तो बिल्कुल करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे और आप तंदुरुस्त रहें।